कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पंजाब में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद, राजनीतिक कार्यक्रम रद्द, मॉल में भी सख्ती। 9 जिलों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। गुजरात के अहमदाबाद में शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे मॉल और सिनेमाघर। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे बोले, लॉकडाउन एक विकल्प। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले की एक सभा में बोली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, नहीं चाहते दुर्योधन, दुशासन और दंगा, नहीं देखना मोदी का चेहरा। असम की एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने आरएसएस पर साधा निशाना, बोले मैं नरेंद्र मोदी नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। असम को नागपुर से चलाना चाहती है भाजपा। बिहार की नीतीश सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों के बीच लिया फैसला। डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और पैरामेडिकल कर्मचारियों की छुट्टी 5 अप्रैल तक रद्द। राज्य में पिछले 24 घंटे में मिले 107 नए मरीज। यूपी में योगी सरकार के पूरे हुए 4 साल। सीएम योगी बोले, अपराध की घटनाओं में आई कमी, नहीं हुआ कोई दंगा, दुनिया भर से निवेशक आना चाहते हैं यूपी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा विभाग के सेक्रेटरी लॉयड जे ऑस्टिन के बीच बैठक कल। मेक इन इंडिया, एशिया पैसिफिक और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर चर्चा की उम्मीद। और इंग्लैंड के साथ वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम का ऐलान किया। सूर्य कुमार यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, कुणाल पांड्या और मोहम्मद सिराज टीम में शामिल। आदिवासी समुदायों ने अपनी पुरानी परंपराओं की तरफ अपने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में रहने वाले आदिवासियों के ही गोंड समाज ने अपनी परंपरा के मुताबिक कुछ फैसले लिए, जिसे उनके प्राकृतिक प्रेम और अपने सामाजिक नियमों की ओर लौटने के तौर पर देखा जा रहा है। गोंड आदिवासियों की एक महासभा में फैसला लिया गया है कि गोंड समाज में अब शवों को जलाया नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें दफनाया जाएगा। इस गोंड महासभा और युवक युवती परिचय सम्मेलन में सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रमों में शराब पर भी पाबंदी का प्रस्ताव पास किया गया है। इनके अलावा गोंड समाज में हुए विभाजनों को भी समाप्त करने का फैसला लिया गया। आदिवासी समुदाय को करीब से देखने वाले जानकार बताते हैं कि गोंड समाज के ये फैसले पर्यावरण संरक्षण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछले कुछ सालों में पेड़ों की कटाई तेजी से बढ़ी है। शवों को जलाने में भी बड़ी मात्रा में लकड़ी का इस्तेमाल होता है। ऐसे में पेड़ों को बचाने के लिहाज से ये एक अहम फैसला है। कहा जाता है कि आदिवासी समुदाय में शवों को दफनाने की परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन हिंदू धर्म के प्रभाव में आकर कुछ इलाकों में शवों को दफनाने की बजाय जलाने की परंपरा शुरू हो गई। अब इस फैसले से उन समुदायों पर भी असर पड़ेगा। लंबे समय से हिंदू समुदाय का हिस्सा माने जाने वाले आदिवासी समुदाय के इस फैसले को हिंदू संगठन आरएसएस एक षड्यंत्र के तौर पर देख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ में संघ के प्रचार प्रमुख कनीराम नंदेश्वर का कहना है कि अगर किसी परिवार में अग्नि संस्कार की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है, ऐसे में अचानक इस तरह के फैसले लिए गए हैं, तो ये कोई साजिश होगा या कुछ सोच कर लिया गया होगा। हमने कहा है कि समाज प्रमुखों को इस पर बैठक कर खुद तय करना चाहिए। गौरतलब है कि आदिवासी समुदाय के धर्म को लेकर पहले भी चर्चाएं होती रही हैं। आदिवासी समुदाय अपने आप को हिंदू नहीं मानते, बल्कि वे अपने आप को प्राकृतिक पूजक बताते हैं। इसको लेकर पिछले महीने 21 फरवरी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में छात्रों की ओर से आयोजित एक कांग्रेस में दिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक बयान पर बहस छिड़ गई। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि आदिवासी कभी भी हिंदू नहीं थे, ना है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारा सब कुछ अलग है, हम अलग हैं, इसी वजह से हम आदिवासी में गिने जाते हैं। हम प्रकृति पूजक हैं। आदिवासी समुदाय के लोग दिल्ली तक में धरना प्रदर्शन करते रहे हैं और अपनी पहचान को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। बात अगर छत्तीसगढ़ राज्य की करें तो यहाँ कई तरह की जनजातियां रहती हैं। इन्हीं में एक है गोंड जाति। ये राज्य का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। राज्य की कुल आदिवासी आबादी में 30% गोंड जाति के लोग हैं। ये राज्य के कवर्धा, राजनांदगांव, कांकेर, महासमुंद, गरियाबंद, दंतेवाड़ा, बस्तर और रायगढ़ जिलों में बहुतायत पाए जाते हैं। जानकार बताते हैं कि इस क्षेत्र में जनजातियों के रहने का इतिहास बहुत पुराना है।
गोंड समाज ने जो फैसले लिए हैं, दरअसल इसके जरिए वे अपनी परंपरा की ओर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी टाइमलाइन में लौटने की कोशिश नहीं, बल्कि ये पुरानी गलतियों को सुधारने की एक कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। दुनिया में ग्रीन एनर्जी के जरिए बिजली उत्पादन के मामले में भारत 10वें नंबर पर है, जबकि बिजली खपत में इसका तीसरा स्थान है। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की 2021 की इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी भारत की ऊर्जा मांग 2040 तक तेजी से बढ़ती रहेगी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक इसकी बड़ी वजह यहाँ तेजी से बढ़ने वाला औद्योगिकरण होगा। वैसे आपको बता दें कि ग्रीन पावर के मामले में भारत अप्रैल 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार के तय किए लक्ष्यों से बहुत पीछे चल रहा है। सरकार ने साल 2022 तक भारत की ग्रीन पावर क्षमता को 175 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा था। तब भारत सिर्फ 40 गीगावाट ग्रीन पावर का उत्पादन करता था और 175 गीगावाट उत्पादन के लिए उसे अपनी क्षमता में 4 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी करनी थी। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी के दावे के बावजूद ग्रीन पावर के लक्ष्यों से भारत अभी बहुत दूर है। ग्रीन पावर क्षमता से जुड़ी इस योजना की डेडलाइन आने में सिर्फ 1 साल का समय बचा है और भारत अभी सिर्फ 93 गीगावाट ग्रीन पावर के लक्ष्य तक ही पहुंच सका है, यानी सिर्फ 93% लक्ष्य ही अब तक पाया जा सका है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पाने से चूक जाएगा। ऐसा तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र में दिए एक भाषण में घोषणा कर चुके हैं कि भारत डेडलाइन से पहले 175 गीगावाट ग्रीन पावर उत्पादन के लक्ष्य को हासिल कर लेगा और इसके बाद उसका लक्ष्य 450 गीगावाट ग्रीन पावर के उत्पादन का होगा। जब इस योजना की घोषणा की गई थी तो माना गया था कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऊर्जा इंडस्ट्री को बदल देगा, लेकिन तब से अब तक भारत हर साल औसतन 12 गीगावाट क्षमता ही बढ़ा सका, जबकि भारत को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर साल करीब 20 गीगावाट क्षमता बढ़ानी थी। पिछले साल तो कोरोना के चलते भारत अपनी क्षमता में सिर्फ 7 गीगावाट की बढ़ोतरी ही कर सका। ग्रीन पावर में सौर ऊर्जा को हमेशा प्रमुख माना गया है। 175 गीगावाट के कुल लक्ष्य में सिर्फ सौर ऊर्जा के जरिए 100 गीगावाट क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। बता दें कि 2015 में जब ये लक्ष्य रखा गया था तब देश सौर ऊर्जा के जरिए सिर्फ 3 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन करता था। तब से जनवरी 2021 तक देश की सौर ऊर्जा क्षमता बढ़कर 48 गीगावाट हो चुकी है, लेकिन अभी ये अपने लक्ष्य की आधी भी नहीं है। भले ही भारत लक्ष्य से अभी बहुत पीछे हो, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसने ग्रीन पावर में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी भी की है। भारत की ग्रीन पावर में हवा और सौर ऊर्जा का हिस्सा सबसे बड़ा है। हालांकि चिंता की बात यह है कि जहां 2017-18 के मुकाबले सौर ऊर्जा का हिस्सा 25% से बढ़कर 39% हुआ है, वहीं वायु ऊर्जा का हिस्सा 52% से गिरकर 44% हो गया है। वर्तमान में केवल कुछ ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 2022 के लिए तय लक्ष्यों को पूरा कर पाने की राह पर हैं। इनमें से जो 3 अपने लक्ष्यों से आगे भी निकल सकते हैं वो हैं तेलंगाना, कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। वहीं देश में 8 राज्य ऐसे हैं जिनका 2022 का ग्रीन पावर की क्षमता का लक्ष्य 10 गीगावाट से ज्यादा है, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 कर्नाटक और गुजरात ही अपने लक्ष्य का 70% पूरा कर सके हैं। तमिलनाडु और राजस्थान 69% क्षमता के साथ इनसे पीछे है। बाकी 4 राज्य आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश अब तक 50% का आंकड़ा भी नहीं छू सके हैं। फिलहाल इन ग्रीन एनर्जी सोर्सेस की क्षमता भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता का सिर्फ 25% है और इनका वास्तविक बिजली उत्पादन सिर्फ 9% है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वैश्विक औसत 10% के आसपास ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। केंद्र की मोदी सरकार परिसंपत्ति की बिक्री से 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के अपने बजट में खुले तौर पर सरकारी संपत्ति को बेचने की योजना पेश की थी। इसी कड़ी में मंत्रालयों ने कई ऐसी संपत्तियों को चिन्हित किया है जिसे बेचकर सरकार पैसा जुटा पाएगी। शॉर्टलिस्ट की गई संपत्तियां 8 मंत्रालयों के दायरे में आती हैं।
इसी लिस्ट में 150 पैसेंजर ट्रेनों को भी प्राइवेट हाथों में देने की योजना शामिल है। इनके अलावा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद हवाई अड्डों में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बची इक्विटी हिस्सेदारी के भी डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश की योजना है। साथ ही क्रिकेट स्टेडियम जैसे जवाहरलाल नेहरू क्रिकेट स्टेडियम को भी विनिवेश के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2021-24 तक की अवधि के लिए सरकारी संपत्तियों के मोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण के लिए एक लिस्ट तैयार की है। आयोग ने मंत्रालयों को उन संपत्तियों का ब्यौरा देने के लिए कहा है जिसे मोनेटाइज कर पैसे जुटाए जा सके। इसके लिए 2021-22 के बजट से पहले मंत्रालयों के सचिवों ने बैठक की थी और संपत्तियों की पहचान कर एक लिस्ट बनाने पर चर्चा की थी। हालांकि सरकार संपत्तियों को बेचने की योजना पर पिछले 2 साल से काम कर रही है, जबकि वित्त मंत्री ने अपने हालिया बजट में संपत्तियों को बेचने की पूरी योजना का एक ब्यौरा पेश किया। सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंक के डिसइन्वेस्टमेंट की भी बात कही है, जिसके खिलाफ बैंक कर्मचारी 2 दिनों तक हड़ताल पर रहे। राज्यसभा में इसके नियम पूछे जाने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब देने से भी इनकार किया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान रेल मंत्रालय ने संपत्तियां बेचकर 90,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कई संपत्तियों की लिस्ट बनाई गई है। इसी में 150 पैसेंजर ट्रेनों को प्राइवेट हाथों में देने की योजना भी शामिल है। माना जा रहा है कि इसी महीने की आखिरी तक 50 रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट के लिए एक प्रपोजल जारी किया जा सकता है। हालांकि मंगलवार को ही रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में रेलवे को प्राइवेटाइज नहीं करने के बारे में सदन को आश्वस्त किया था। उन्होंने सदन में कहा, भारतीय रेल कभी प्राइवेटाइज नहीं होगी। भारतीय रेल भारत की संपत्ति है और भारत की ही रहेगी, भारत के लोगों की रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने प्राइवेटाइजेशन की वकालत भी की। सड़क परिवहन मंत्रालय 7,200 किलोमीटर लंबी सड़कों को अलग अलग माध्यमों से बनाने की योजना बना रही है। इनमें इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट और टोल ऑपरेट ट्रांसफर शामिल है, जिसके माध्यम से सड़क निर्माण का काम किया जाएगा। इनके अलावा सरकार PGCIL या पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ट्रांसमिशन संपत्तियों को 2 लॉट में बेचने की योजना बनाई है। इसी वित्त वर्ष के दौरान पहले लॉट में सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। इनके अलावा टेलीकॉम मंत्रालय ने BSNL, MTNL और भारत नेट के हिस्से को बेचकर 40,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना पेश की है। यही नहीं, स्पोर्ट्स स्टेडियमों की भी बिक्री होगी और यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मंत्रालय ने इससे 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। एविएशन मंत्रालय का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आने वाले 13 एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के एयरपोर्ट में बची हिस्सेदारी बेचकर 20,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। साथ ही शिपिंग मंत्रालय ने भी 30 बर्थ बेचकर 4,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।